दोनों ही टीमों ने आपसी सहमति से यह तय किया होगा कि अब इस मैच को ड्रॉ मान लिया जाए, क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता था। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैच में थोड़ा रोमांच लाया जाए और फटाफट विकेट गिरे उनके, लेकिन उन्होंने 275 रन का लक्ष्य देकर भारत के सामने एक कह सकते हैं कि थोड़ा एक लालच जैसा पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय टीम इसी पर राजी हो गई होगी मौसम को देखते हुए, क्योंकि अब बात साफ थी। चाय काल भी हो चुका था, उसके बाद समय भी नहीं था, तार्किक था, यही होना था। कप्तानों की सहमति से थोड़ा पहले ऐलान कर भी दिया गया। बिल्कुल कर दिया गया सर, समय का बचाव किया गया, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा अंदर से खराब लग रहा है ये चीज देख के, रिजल्ट देख के। मैं चाहता था कि आज एटलीस्ट जो ये 54 ओवर का खेल बच गया था ऑस्ट्रेलिया की पारी के बाद, वो हो जाए किसी तरीके से, लेकिन ठीक है, मौसम को कुछ और ही मंजूर था। बाकी एक चीज बड़ी अच्छी देखने को मिली अब इस टेस्ट मैच में, अगर आप देखेंगे इस पूरी टेस्ट सीरीज में, कि इंडियन टीम अब कहीं ना कहीं उस मोमेंटम को हासिल कर चुकी है जो लैग कर रही थी एडिलेड टेस्ट के बाद। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ड्राइव कर रही थी इंडियन टीम को, अब वो चीज चेंज हो चुकी है। बड़ी अच्छी बात है, इंडियन टीम वापस फॉर्म में आ चुकी है। गेंदबाज लग के गेंदबाजी कर रहे थे और इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए और बाकी के 4-5 विकेट किसी और गेंदबाज ने लिए, किसी और का भी कहीं ना कहीं मदद उनको मिली, तो ये अच्छी बात थी। मोहम्मद सिराज बड़ी जान लगा के उन्होंने गेंदबाजी करी, ट्रेविस हेड को आउट किया, स्टीव स्मिथ को आउट किया, इसके अलावा आकाशदीप भी। अब एक चीज बड़ी अच्छी है, ठीक है टेस्ट ड्रॉ होगा, ये तो हम कल से ही बात कर रहे थे। एक थोड़ा सा वो मन होता है ना, वो ललचा जाता है जब देखते हैं कि भाई 300 के नीचे का स्कोर है, जायसवाल और राहुल नॉट आउट है, उसके आगे अलावा और भी बल्लेबाज हैं जो ये काम कर सकते हैं, तो थोड़ा खराब जरूर लग रहा है। लेकिन ठीक है, एक चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जीता हुआ मैच गंवाया है और भारतीय टीम के पास यहां से पहुंच गया मोमेंटम, जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे कि एक बार वो हिंट ऑफ मोमेंटम किसी तरीके से भारतीय टीम को मिल जाए तो मिल गया है। अब अंदर से ऐसी फीलिंग है कि जब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में मेलबर्न खेलने जाएंगे, जब बड़े स्टेज पे खेलने जाएंगे, तो ये जो हमारे बड़े हिटर्स हैं, या जो कहते हैं ना बिग हिटर्स हमारी टीम के हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी जो हमारी टीम के हैं, वो कहीं ना कहीं रंग में आएंगे दोबारा से। अब एक नई टीम इंडिया आपको देखने को मिल सकती है। अब वो डाउन एंड आउट जो टीम इंडिया थी ना, जिसके कंधे झुके हुए थे इस टेस्ट मैच में, अब वो चीज कहीं ना कहीं देखने को कहीं ना कहीं नहीं मिली है। जीतने जाना आखिरी दिन बहुत बड़ी बात है, मतलब एक वनडे मैच की तरह सोच के खेलना, अपनी मेंटालिटी को पूरी तरीके से बदल देना, ये इंडियन टीम ने करके दिखाया है। और इससे सर एक चीज बड़ी क्लियर समझ में आ रही है, बड़ी अच्छे से पता लग रही है कि ये ही 2 टीमें हैं जो दुनिया की टॉप टीमें इस वक्त हैं। टॉप लेवल का क्रिकेट देखने को मिला है दोनों ही टीमों के बीच। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने भी कहीं से चांस नहीं दिया, वो भी जीतने के लिए ही जा रहे थे, उन्हें भी ये उम्मीद थी कि 50 ओवर में हम टीम इंडिया को आउट कर लेंगे, जबकि इंडियन टीम को भी ये उम्मीद थी कि हम 50 ओवर में चेज कर लेंगे। तो बड़ा ऐतिहासिक टेस्ट मैच होता अगर होता तो, बट ठीक है, मौसम के आगे किसी की नहीं चलती और समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं था। मोटा मोटा एक सेशन का गेम रह गया था जिसमें 54 ओवर फेंक पाने इम्पॉसिबल काम था, तो ड्रॉ ही दोनों कप्तानों ने सोचा कि करवा लिया जाए। कहीं ना कहीं पैट कमिंस को भी ये डर होगा कि भैया अगर ये चल गए तो ये बना भी देंगे, 10 ओवर में 100 करने का भी दम रखते हैं, और डर होगा रोहित शर्मा के मन में भी कि 2-3 विकेटें जल्दी गिर गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और एक और भी बड़ा पॉइंट था कि ऑस्ट्रेलिया के पास आज जॉश हेजलवुड नहीं थे पूरे इस मैच में, अब वो अनअवेलेबल थे, तो 2 फास्ट बॉलर्स के साथ सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जा रही थी और 1 स्पिनर थे, तो ऐसे में दिक्कतें दोनों टीमों के लिए थी। बट यही होता है जब दुनिया की टॉप 2 टीमें खेलती हैं, तो इसी तरीके की टक्कर आपको देखने को मिलती है, मिली भी देखने को। और अब आगे ये टेस्ट सीरीज ना यहां से हो जाती है इंटरेस्टिंग, क्योंकि 3 मैच खत्म होने के बाद जो स्कोर लाइन है टेस्ट सीरीज की वो 1-1 से बराबरी पर है। तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। अब मेलबर्न में जो टीम बाजी मारेगी, वहां मौसम भी क्लियर है। मैं अभी से बता दूं, मौसम को लेकर वहां कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि बारिश होगी या किसी तरीके से मौसम आपको दिक्कत देगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, मजा आएगा, एक बड़ा वेन्यू, 2 बड़ी टीमें, और ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा सर कि अब फाइनली लीड लेता कौन है इस सीरीज में। बिल्कुल, और इसलिए भी ये दिलचस्प हो गया क्योंकि वो इंटेंट दोनों तरफ से दिखाया गया। मैं इसमें ये भी देखता हूं कि अगर 89 रन पे यानी 89 रन पर 7 विकेट गिरने पर अगर ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर की पारी, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रयास ये था कि वो 30, 35, 40 ओवर भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने को मिले और भारतीय टीम जाए। क्योंकि और मजे की बात यह है, यहां हम लगातार बात करते हैं अपने शोज में कि भारत और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी ताकत है, 2 सबसे बड़ी टीम है। और अगर आप देखें दोनों टीमों का एक दूसरे के प्रति जो रवैया है, वो रवैया भी इसी बात को दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया शायद किसी और टीम के सामने ऐसा नहीं करता, उसको पता था कोई टीम जाएगी ही नहीं, मैच इसमें फायदा नहीं है, खामखा हम जल्दी आउट भी हो रहे हैं, इससे अच्छा हम बैटिंग करके हम ही ड्रॉ करा लेते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा नहीं, सामने इंडिया की टीम है, ये 100% जाएंगे, 100% की कोशिश करेंगे कि मैच जीता जाए, और इसलिए इनको फंसाने की कोशिश की जाए, इनको उस लालच में रखा जाए
और भारतीय टीम के ये जो खिलाड़ी हैं इसमें चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे आप रोहित शर्मा का नाम ले लें, विराट कोहली का नाम ले लें, इतने सारे बल्लेबाज हैं और इतने करीब करीब 1.5 दशक से ये सारे के सारे खिलाड़ी जो है वो आईपीएल खेल रहे हैं। T20 फॉर्मेट में इनका बड़ा जलवा है, तो क्यों ना इनको वो लालच दिया जाए, और वो लालच दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। लेकिन अब भी दीपेश, मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच में जितनी आप तारीफ करेंगे वो तारीफ करनी पड़ेगी आकाशदीप की उस बल्लेबाजी की, जिस बल्लेबाजी ने इस मैच को जो आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि ब्रिस्बेन टेस्ट ऑस्ट्रेलिया की टीम जो एकदम जीतती हुई दिख रही थी वहां से छीन लिया। और बल्कि बाद में तो अब हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में, अगर हम इस पर तार्किक तौर पर भी बात करें कि यह टेस्ट मैच जितना ऑस्ट्रेलिया का था उससे 5% ज्यादा ही भारत का था अगर आज का दिन पूरा खेल हो जाता तो। इसलिए शायद वो जो आकाशदीप की पारी थी इस टेस्ट मैच में, वो मोमेंटम तो वापस लाने का काम करेगी ही करेगी। एक जोश बढ़ेगा और उस पारी की तो तारीफ जितनी की जाए वो कम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल उस पारी की तारीफ जितनी कम, क्योंकि दम दिखाया था, जज्बा दिखाया था, लड़ाई दिखाई थी, फाइट दिखाई थी। वो चीज कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी थी अपने आप में कि एक नया खिलाड़ी जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, जिसको बल्लेबाजी उतनी आती भी नहीं है, उसने जाके मतलब एटलीस्ट कम से कम ये दिखा दिया कि भाई मैं अपने दम पे टेम इंडिया को इस टेस्ट मैच में बचा सकता हूं। बचा लिया, बहुत अच्छे से आकाशदीप ने बचाया टीम को। और बड़ा इंटरेस्टिंग था, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक टेस्ट मैच देखने को मिला कि जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने बचाया, फिर उसके बाद गेंदबाजों ने जो जोर लगाया था। मैं आपसे एक दिन पहले ही सर ये बात कर रहा था कि आकाशदीप ने जो ये रन्स कर दिए ना, ये कॉन्फिडेंस आपको उनकी गेंदबाजी में पूरी तरीके से देखने को मिलेगा, और वो हुआ भी। 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने निकाल के दिए अपनी गेंदबाजी में। और अब मैं यही चाहता हूं कि जिस तरीके से यहां से उन्होंने मोमेंटम हासिल किया है, उनको एक कॉन्फिडेंस जो गेन हुआ है मेनली, उसको वो लेकर जाएं अपने साथ मेलबर्न में। मेलबर्न के बाद फिर सिडनी में बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच वो भी होने वाला है। तो 2 टेस्ट मैचेस अभी बाकी हैं। अब यहां से टीम इंडिया ने बहुत कुछ कमा लिया है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस कमा लिया है, ज्यादा कुछ भी नहीं। कप्तान रोहित शर्मा जब से आए हैं लगातार बुरी खबरें आ रही थी, हार रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी टीम में अनसर्टेनिटी दिख रही थी। लेकिन एक चीज अब अच्छी हो गई है कि उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया इस टेस्ट मैच के बाद। तो मे भी अब शायद बल्ले से रन देखने को मिले। लेकिन फिर वही सर की बात पे वापस आते हैं कि आकाशदीप ने ये मैच बचा लिया भारतीय टीम के लिए। मैं ये नहीं कहता कि अकेले आकाशदीप ही चले थे, बुमराह के 6 विकेटों को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी पारी में भी उन्होंने 3 विकेट लिए, 9 विकेट इन टोटल इस टेस्ट मैच में बुमराह ने निकाले। पूरी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर आप उनका एवरेज देखोगे तो 18 से भी कम आ चुका है सर, किसी का नहीं है। इनफैक्ट मेलकम मार्शल का भी अब वो एवरेज नहीं है जो जसप्रीत बुमराह का है। तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है। लेकिन आकाशदीप, बात आप करेंगे गेम सेंस के बारे में, मैच के बारे में, पूरे 5 दिनों में कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक मोमेंट जो आप पिक एंड चूज करेंगे इस पूरे टेस्ट मैच में से कि एक मोमेंट ऐसा कौन सा था जिसने टेस्ट मैच भारत के लिए बचा लिया, तो वो आकाशदीप के वो रन्स थे। स्पेशली वो चौका और फिर जो छक्का लगाया, छक्के के बाद जब ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था, बच्चे की तरह विराट कोहली और गौतम गंभीर कूद रहे थे। मतलब आमतौर पर आप देखेंगे कि इनकी पहले दोनों की बनती नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से खुश थे, क्योंकि यहाँ टीम की बात है, एक नेशन की बात है। और अब यहाँ से जितनी तेज इंडियन टीम जाना चाहे, जिस तरीके से खेलना चाहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। अब टेस्ट मैच को, अभी टेस्ट सीरीज को इस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया शेप कर रही थी, अपने हिसाब से चला रही थी, लेकिन अब भारत गेम में आ चुका है, गेंदबाजी से भी। और अब मैं उम्मीद करूंगा कि बल्लेबाजी में भी रन्स देखने को मिलेंगे। इतना खतरनाक नहीं है मेलबर्न का विकेट, बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है कंपेरेटिवली। आप देखेंगे एडिलेड और ये जो अभी हम खेल के हटे ब्रिस्बेन में, तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं शेप कर रही है सर। और इससे आगे आगे देखते हैं कि होता क्या। मतलब मैं अब कहीं ना कहीं इस बीजीटी को बीजीटी की तरह ही देख रहा हूं, कोई एक सिंगल टीम इसको डोमिनेट नहीं कर रही है। जैसा आपने बताया भी कि 5वें दिन जितना चांस इंडिया का था, हमारे नजरिए से तो इंडिया का ही चांस था, ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये देखा कि हाँ भाई 275 हमारे गेंदबाज, 2 गेंदबाज फास्ट बॉलर बचा सकते हैं, बेशक जॉश हेजलवुड इंजर्ड हो। तो उनकी उम्मीदें भी ऐसी थी कि उन्होंने भी बहुत कुछ गेन कर लिया। तो अब एकदम इवनली बैलेंस जिसको कहते हैं ना कि 50% तुम्हारी 50% हमारी, 3 टेस्ट मैचों के बाद ऐसा सिनेरियो नजर आता है। बिल्कुल। और अब यहां से सीरीज में वो जो जुबानी जंग से लेकर और जो माइंड गेम होता है ना, वो भी दीपेश अब बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया भी जानती है कि किस तरह से इस टेस्ट मैच में वो मोमेंटम जो आया है भारतीय टीम के पास। और आज की तारीख में टीमें इतनी समझदार हो गई हैं, गेम अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है हर किसी को, कि ये जो भारतीय टीम को मोमेंटम मिला है ये ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इसीलिए मेलबर्न में अब जो मुकाबला होना है, यानी जो इस सीरीज का चौथा टेस्ट मैच है, वो दरअसल आप समझ लीजिए कि वो बिल्कुल करो या मरो की लड़ाई जिसको हम कहते हैं ना, वो है दोनों ही टीमों के लिए। पहला मैच भारतीय टीम ने जीता बड़े शानदार अंदाज में, दूसरे मैच में मेजबान टीम ने बड़े शानदार अंदाज में जीत हासिल की, और तीसरा मैच जो है
जो जितना ज्यादा एक समय ऑस्ट्रेलिया का लग रहा था, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा था 3 दिन तक, उसके बाद चौथे दिन से जिस तरह से पलटना शुरू हुई बाजी, और फिर पलटते पलटते बाजी वहां पर आई जहां चेहरे भारतीय टीम के खिलाड़ियों के खिले हुए थे। और जो बात अभी दीपेश कह रहे थे, जिस तरीके से आकाशदीप के उस चौके पर विराट कोहली का जो रिएक्शन आया और जिस तरह से हाई फाइव किया उन्होंने कोच गौतम गंभीर के साथ, मुझे लगता है कई बार बड़ी सीरीज में जब आप बहुत सारी चीजें होती हैं, कहने के लिए लगता है कि ये सारे खिलाड़ी बड़े प्रोफेशनल हैं, इतने सालों से खेल रहे हैं, लेकिन सोच कर देखिए एक लंबे दौरे में अगर एक बड़ी हार मिल जाए ना, वो हार बहुत भारी पड़ती है। आपको एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करता, आपको वो बहुत बहुत शानदार लजीज खाना भी अच्छा नहीं लग रहा होता, ये फैक्ट है। और आपको इस बात का डर सता रहा होता है कि यार अभी तो लगता है ये मैच भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन वहां से अगर आपके सामने कोई एक ऐसा खिलाड़ी जिसको आप गेंदबाजी के लिए जानते हैं, और ऐसा कोई गेंदबाजी में भी कोई बहुत बड़ा उसको स्टार नहीं मानते, हाँ वो आपकी टीम का हिस्सा जरूर है, वो अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से, अपनी लड़ाई से अगर मैच को पलट दे तो फिर उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट होता है। और फिर वो जो चेहरे पर खुशी होती है वो आप विराट कोहली के चेहरे पर देख सकते हैं। जब उन्होंने ड्रेसिंग रूम के अंदर से, मतलब उनका बस चलता तो शायद वो ड्रेसिंग रूम का शीशा तोड़ के उस छक्के को देखते जो छक्का आकाशदीप ने मारा मिड विकेट पर, वो देखना चाह रहे थे गेंद कितनी दूर गई है। अच्छा खासा लंबा छक्का था भी वो, और विराट ने पूरा उस छक्के को प्रॉपर फॉलो किया। जैसे वो आप मुझे याद आया 2011 वर्ल्ड कप में जब धोनी विनिंग 6 लगाते हैं, तो वो आप देखिएगा वो शॉट मारने के साथ साथ गेंद को फॉलो करते हैं, यानी गेंद किस दिशा में जा रही है, कितनी दूर जा रही है, कितना क्लीन उनके बल्ले से वो शॉट लगा है, ये सब कुछ वो चेक करते हैं। और कुछ वैसा ही अंदाज आकाशदीप का भी था। ये देखिए बॉल आ गई हमारी अब कि ब्रिस्बेन में टूटा ऑस्ट्रेलिया का घमंड, हम तो इसको घमंड तोड़ना ही कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से इसमें एक चीज और है दीपेश, हम लोग कई बार ये बात कर चुके हैं, लेकिन मोटा मोटा 1 दर्जन बार भारत की बल्लेबाजी के दौरान मैच रुका बारिश की वजह से। बारिश ने जितना मैच को बचाया भारत के लिए, उससे कहीं ज्यादा वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए विलेन भी बनी रही, क्योंकि जिस तरह से कंसंट्रेशन की जरूरत होती है वो कंसंट्रेशन नहीं मिला। और अगर आप उल्टा देखेंगे इससे, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो एक बड़ा स्कोर खड़ा किया 400 रन से ज्यादा का, उसमें जो पूरी दूसरे दिन की बात है वो, अगर आप इस टेस्ट मैच में देखेंगे तो दूसरे दिन की बात है। और दूसरा दिन इस टेस्ट मैच के 5 दिन में इकलौता दिन था जहां पर बारिश ने थोड़ा कम खेल किया, वरना बाकी चारों दिन तो ऐसा लग रहा था कि 3 टीमें खेल रही हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और बारिश। बिल्कुल सर, सही बात है। और एक और चीज है, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन, अभी आपने मेंशन किया कि दूसरे दिन बारिश बड़ी कम थी, तो एक अच्छा खासा टोटल बना लिया। अगर तीसरे चौथे दिन भी बारिश उसी तरीके से परेशान नहीं करती और एक गेम देखने को मिलता, तो मैं मानता हूं मोमेंटम नहीं टूटता, क्योंकि केएल राहुल तो रन कर ही रहे थे। इसके अलावा बाकी बल्लेबाजों के भी बैट पे बॉल आ रहा था, आउट जरूर हो रहे थे, बट मैं मानता हूं इतने छोटे स्कोर पे टीम इंडिया ऑल आउट नहीं होती जितने पे पहली पारी में हुई थी। एग्जैक्ट स्कोर मैं एक बार देख लेता हूं, बता देता हूं कि पहले पारी में टीम इंडिया का जो स्कोर था वो कितना था, 260 रन था, टू बी वेरी एग्जैक्ट। मैं मानता हूं कि ये 350 तक पहुंच जाता सर, अगर बारिश इस तरीके से खलल नहीं डालती। कई चीजें ऐसी देखने को मिली कि इस विकेट में उतना दम नहीं था, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन के इतनी सारे विकेट एक साथ गिर जाए, टीम इंडिया अच्छा स्कोर कर सकती थी, बट कंसंट्रेशन तो भंग होता है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, जब आप मैदान 5 मिनट के भी लिए छोड़ते हैं ना, फिर उसके बाद वापस आते हो, तो एक नए स्टार्ट की तरह, एक फ्रेश स्टार्ट कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है, जैसे दिन अभी दोबारा से शुरू हुआ हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी मुश्किल पैदा करी इन चीजों ने। लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि बारिश ने हमारे हिस्से में ज्यादा रोल प्ले किया। एक बार 445 के लगाए उन्होंने 260 पे ऑल आउट होने के बाद, हम कहीं ना कहीं, हमें थोड़ी उम्मीदें थी, बारिश से बचाया भी, फिर बॉलरों ने अच्छा काम किया जी। बेशक इंटेंट दिखाया हो ऑस्ट्रेलियन टीम ने, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने कि जल्दी जल्दी रन करने जाएंगे, 100 रन जल्दी कर लें फिर टारगेट देंगे, बट 89 रन पे 7 विकेट गिरना ऑस्ट्रेलिया के किसी भी दिन, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में, एक बहुत बेहतरीन गेंदबाजी आप मानेंगे, और वो भी एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक के साथ। आकाशदीप को भी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन जान लगा के गेंदबाजी कर रहे थे। पहली बार इस टेस्ट मैच में ऐसा नजर आ रहा था कि वो आकाशदीप है जो इंडिया में बॉलिंग करता है, तो बड़ी अच्छी बात। और जसप्रीत बुमराह यार, उनको तो आप हाथ में गेंद थमा दो, वही बात हम लगातार कहते हैं कि हाईवे दे दो, वो अपनी जगह ढूंढ ही लेंगे, उन्हें पता है कि कहां गेंद फेंकनी है। 9 विकेट सर इस टेस्ट मैच में लिए, ड्रॉ नहीं होता तो प्रोबेबली शायद एक और मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस आ जाता है ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। बिल्कुल। और मैं तो मतलब अगर आप इस पर बहस करें या कोई आए और बहस करे, तो अच्छी खासी बहस की जा सकती है कि क्या ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाना ठीक है। मैं बोलने ही वाला था ये चीज, क्योंकि ट्रेविस हेड ने आपको रन्स बना के दिए, लेकिन ट्रेविस हेड लगातार अच्छी फॉर्म में चले आ रहे थे। पिछले मैच में उन्होंने शतक बनाया था, 150 के आसपास इस मैच में उन्होंने बनाया,
लेकिन इस मैच में जिस तरह से पहली पारी में बुमराह का जो संघर्ष था, मतलब मैं इस मैच के रिजल्ट को अगर हटा दूं एक सेकंड के लिए, बुमराह ने जिस तरह से अकेले 6 विकेट निकाले, उनको किसी तरह से साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन उनकी गेंदबाजी पर कोई असर नहीं पड़ा। कई बार होता है ना कि आपको सामने से अगर सपोर्ट ना मिल रहा हो, आप पर असर पड़ता है, आपकी गेंदबाजी जो है वो लाइन लेंथ उसकी गड़बड़ होती है। बुमराह ने कहा कोई दिक्कत ही नहीं, मैं ही लीड करता हूं, मैं ही इस टीम की बॉलिंग यूनिट का अगुवा हूं और मैं ही इसको देखूंगा। और दूसरी पारी में जिस तरह से अभी आप जिक्र कर ही रहे थे कि आपने स्कोरबोर्ड देखा और एक विकेट देखा, फिर देखा दूसरा विकेट आउट, फिर तीसरा विकेट आउट, तो जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी को लीड किया और फिर मोहम्मद सिराज या आकाशदीप से भी अच्छी गेंदबाजी कराई उन्होंने। हाँ। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप जाकर अपने गेंदबाजों से लगातार बात करते हैं, और मैं अगर थोड़ा सा रिवाइंड मोड में जाऊं और याद करूं तो 2010 के आसपास जहीर खान को ये काम महेंद्र सिंह धोनी ने सौंपा था बाकायदा कि भाई मैं बैटिंग यूनिट पूरी देखूंगा, मैं मैच पर ओवरऑल नजर रखूंगा, लेकिन आप एज अ सीनियर बॉलर आप बॉलिंग यूनिट पर अलग से ध्यान रखिए और बॉलिंग यूनिट को आप चलाइए, और आप आकर उनको ना सिर्फ उनको गाइड कीजिए, उनकी लाइन लेंथ पर किस टप्पे पर बॉल डालनी है उनको बताइए कि आप आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जो अगर वो करें तो उनको भी कामयाबी मिलेगी। और तब से लेकर आज तक लगभग 1.5 दशक हो गया है, ये फॉर्मूला बहुत सक्सेसफुल रहा, और उसी फॉर्मूले को एक अलग लेवल पर ले गए हैं जसप्रीत बुमराह, जहां पर वो अपनी गेंदबाजी से विकेट निकाल रहे हैं और सामने वाले गेंदबाज से विकेट निकलवा भी रहे हैं। आप देखिए इस सीरीज में अभी तक अगर सबसे रोमांचक तनातनी देखी जाए जो ऑस्ट्रेलिया में होती है तो ट्रेविस हेड वर्सेस मोहम्मद सिराज है। बहुत सारी बातचीत हो गई, फाइन भी हो गया साहब, आईसीसी ने फाइन भी कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली आज भी ट्रेविस हेड को मोहम्मद सिराज ने ही आउट किया। तो वो और मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के एक्सपीरियंस को अगर आप काउंट कर लें या उसको तुलना कर लें तो आप पाएंगे कि दोनों में बहुत अंतर है। हाँ। कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज ने परेशान तो किया है ना ट्रेविस हेड को, कंफ्यूज किया है, उन पर दबाव बनाया है, तब जाकर वो विकेट मिल रहा है। वरना ट्रेविस हेड ऐसा तो है नहीं कि कहेंगे अच्छा मोहम्मद सिराज जी आइए मैं खड़ा हूं, मुझे आउट कर लीजिए और मेरा विकेट ले लीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। वो तो अपने विकेट का एक प्राइस लगाते हैं। तो ये इसमें कई बार जैसे हम कहते हैं ना कि फला बल्लेबाज ने शतक लगाया लेकिन उसका क्रेडिट विकेट के दूसरे छोर पे जो खिलाड़ी था उसको दिया जाता है। ठीक वैसा ही क्रेडिट में जसप्रीत बुमराह की इस मैच में परफॉर्मेंस को देखता हूं। मेरे लिए मैन ऑफ द मैच, मेरे लिए प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह है। आप कितना सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सर, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। ये तो बहुत छोटी सी कन्वर्सेशन है, मतलब इस पे तो कोई बहस बनती नहीं है कि ट्रेविस हेड, एक तो टेस्ट मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच का जो आंकलन है ना वो दोनों पारियों में होना चाहिए। दोनों पारियों में किसी का क्या प्रदर्शन था उस आधार पे हो तो ज्यादा बेटर है रादर देन एक पारी। और उसमें बिल्कुल सही बात कही सर ने, जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं अकेले लड़ रहे थे और ट्रेविस हेड को स्टीव स्मिथ का साथ था, बल्लेबाजी के लिए पिच आसान थी, एक्सपीरियंस इंडियन लाइनअप था। अब वो सब चीजें आप निकाल दोगे और फिर एक और बात, थोड़ी सी बाइसनेस नजर आई। भाई गेंदबाज के लिए 9 विकेट निकालना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं ये नहीं कहता कि सेंचुरी लगाना आसान काम है, बट फिर भी सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट पुट किया कि इन फॉर्म से ट्रेविस हेड खेल रहे थे, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, बट जसप्रीत बुमराह अकेले लड़ रहे थे। एक टाइम पे 1 वर्सेस 11 वाला वो जो सीन नजर आ रहा था पूरा आप देख भी सकते हैं। बल्लेबाजी में भी जो उन्होंने किया, टेस्ट मैच बचाने का काम किया, तो मैन ऑफ द मैच तो उन्हीं का जाता था। बट सर फिर वही बात है, अवार्ड्स रैंकिंग्स मेरे लिए बड़ी छोटी बात है। मेरा एक बड़ा सवाल आपसे यही है कि सबसे बड़ी चीज जो आजकल देखने को मिल रही है वो है जसप्रीत बुमराह की जो एवरेज है टेस्ट में वो लगातार ड्रॉप हो रही है। मतलब अब 18 के नीचे आने की कदर कहीं ना कहीं आप उन्हें देख सकते हैं। मेलकम मार्शल हुआ करते थे जिनके 18 की औसत हुआ करती थी टेस्ट में। उसके बाद आप लगातार देखेंगे कि वसीम अकरम जैसे गेंदबाज आए, डेल स्टेन जैसे गेंदबाज आए, लेकिन सबकी जो मतलब बॉलिंग एवरेज है वो जसप्रीत बुमराह से ज्यादा है। जसप्रीत बुमराह के आंकड़े जो हैं वो ज्यादा बेटर हैं। 52 विकेट हो चुके हैं टू बी वेरी एग्जैक्ट ऑस्ट्रेलिया में उनके। कपिल देव से ज्यादा विकेट अब हो चुके हैं। बहुत ज्यादा लंबा करियर नहीं है, 2018 के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब से अब तक 6 साल हुए हैं। 6 साल में इस कद, मतलब ये वाला कद हासिल करना इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप में कपिल देव को पीछे छोड़ देना, या फिर आप देखेंगे मेलकम मार्शल से ज्यादा बेटर औसत रखना, वो भी इस युग में। चलो तब तो एक बात कर लेते हैं कि बल्ले उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, हेलमेट नहीं हुआ करते थे, बट आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं, क्रिकेट के बल्लेबाजी थोड़ी सी कंपैरेटिवली आसान हो गई है, हल्के बल्ले आने लगे। इस युग में भी, इस जनरेशन में भी टेस्ट क्रिकेट में इतना बेहतरीन गेंदबाज, मतलब आप कैसे बात करेंगे जहां लगातार गेंदबाज जो हैं आप देखेंगे कि व्हाइट बॉल पे फोकस करने के लिए रेड बॉल को छोड़ते जा रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट से दूर भाग रहे हैं। इंजरी प्रोन थोड़ा सा होता है टेस्ट फॉर्मेट क्योंकि लंबा होता है। ये सब देखने के बाद आप एक चीज कहीं ना कहीं देखेंगे कि जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं, और ये बात मैं मानता हूं। बिल्कुल, आप चाहे आंकड़ों के लिहाज से बात कर लीजिए या किसी भी लिहाज से बात कर लीजिए, भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा गेंदबाज इस वक्त जसप्रीत बुमराह है, या फिर वर्ल्ड क्रिकेट का भी आप बात करेंगे जसप्रीत बुमराह, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है दीपेश, वो आपको बता देते हैं। आर अश्विन ने संन्यास का ऐलान कर दिया है
और आर अश्विन के संन्यास के ऐलान का मतलब है कि टेस्ट क्रिकेट से एक बहुत बड़े खिलाड़ी का, एक पूरे के पूरे बड़े चैप्टर का ये संन्यास का ऐलान है। और अभी हम देखिए ये भी संयोग ही है कि अगर आप बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में अगर आप बुमराह की बात कर रहे हैं, तो स्पिन में आपको आर अश्विन से बड़ा मैच विनर वर्ल्ड क्रिकेट में शायद इस वक्त मिलना मुश्किल है। और जिस तरह से उनका करियर रहा, जिस तरह से हम लोग ये बात कर भी रहे थे कि गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी जो है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है, उसके खत्म होते होते इस तरह की चीजें आएंगी सामने, क्योंकि अब उम्र भी है और आप अपने करियर में चाहते भी हैं कि एक ऐसे समय पर लें जब आप हाई पर हो, एक अच्छे उसमें हो। इस सीरीज में भी एक मैच खेलने का मौका उनको मिला, लेकिन हाँ, ये एक बड़े खिलाड़ी का संन्यास, एक बड़े खिलाड़ी का बड़ा फैसला। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बड़ा फैसला। मतलब अभी जसप्रीत बुमराह पे चर्चा कर ही रहे थे, फिर स्पिन गेंदबाजी के जसप्रीत बुमराह ने अचानक से कह दिया कि मैं अब भाई इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। एक वीडियो थी जो उस वक्त चल रही थी जिस वक्त ये टेस्ट मैच खत्म हो रहा था, तो विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन डगआउट में बैठे हुए थे। रविचंद्रन अश्विन बहुत देर से बात कर रहे थे, अचानक सडनली विराट कोहली ने उनको हक किया। उससे वो जो मोमेंट जो देख के समझ आ रहा था ना, वो ये लग रहा था कि सबसे पहले विराट कोहली को बता दिया कि यार आई एम रिटायरिंग। और मतलब बड़ा फैसला है, अपने करियर के पीक पे रिटायर होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और अब यंगस्टर्स को चांस देना भी होगा थोड़ा सा। ये चीज भी होगा रविचंद्रन अश्विन के मन में कि वॉशिंगटन सुंदर को लगातार ग्रूम करके उस कद तक लेके आ चुके हैं इंडियन जो सिलेक्टर्स हैं और इंडियन टीम है, जो मैनेजमेंट है। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ इस फैसले को लेकर। आर अश्विन, मतलब हरभजन सिंह को सर ने देखा होगा, उनके समय में वो खेलते थे जब सर लगातार क्रिकेट रिपोर्ट करते थे या फिर काम करते थे क्रिकेट के लिए। मैं एज अ किड मैंने सबसे पहले एक स्पिनर का नाम सुना था, वो रविचंद्रन अश्विन ही है, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के बाद हरभजन सिंह उतने सीन में देखे नहीं गए। 12-13 साल का था मैं जब रविचंद्रन अश्विन टीम में आ चुके थे। उसके बाद से पूरे करियर को उनके फॉलो करना, 2011 वर्ल्ड कप में भी अश्विन खेल रहे थे, 2013-14 से लेजेंड बनना शुरू हो गए थे जब घर में बहुत सारे विकेट उन्होंने निकाले थे, 450 प्लस विकेट। अब ये अपने आप में बड़ी बात है सर कि मैंने उनके जो 13-14 साल का ये जो करियर है, जितना भी टेस्ट क्रिकेट का रहा है, जिस तरीके से उन्होंने हरभजन की जगह ली टेस्ट टीम में, अपने आप में बड़ी बात होती है। इस सब चीज को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, जितने भी ओवरसीज टेस्ट हो, जितने भी इंडियन टेस्ट सीरीज हो। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया का जो 12 साल का दबदबा घर में था, जिस तरीके से 12 साल में एक बार भी हारे नहीं थे किसी भी टीम से, उसमें सबसे बड़ा जो रोल था मैं मानता हूं कि रविचंद्रन अश्विनी का था, क्योंकि अपने हिसाब से स्पिन गेंदबाजी लाइनअप को चलाना, अपनी हिसाब से दूसरे बल्लेबाज को ड्राइव करना, ये अश्विन की काबिलियत थी। और आज जब इतना बड़ा लेजेंड हमारे इस गेम का रिटायर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल बात है, क्योंकि मैंने पर्सनली इनके करियर को पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक टिल जो ये गाबा टेस्ट मैच है ये देखा है। रिटायरमेंट का वो पल भी कहीं ना कहीं मैंने देख लिया था जब इन्होंने कोहली को इन्फॉर्म किया। तो सर एक बड़ी बात है इंडियन क्रिकेट के लिए, बट हाँ ये भी मानना होगा कि अब यंगस्टर्स का नंबर आ चुका है। साइड बाय साइड इन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को उस लेवल का ग्रूम कर लिया है कि अश्विन की जगह लेने के लिए वो अब तैयार हैं। और अब इतना ऐसा फील भी नहीं होगा कि यार अब रविचंद्रन अश्विन की जगह लेगा कौन। तो ये अच्छी बात है अपने आप में, एक जा रहा है लेकिन दूसरे को उस लेवल का ग्रूम कर लिया गया है कि अगले 10-15 साल उन्हें खिलाया जा सके। बिल्कुल। और 6 नवंबर 2011 वो तारीख जब आर अश्विन भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में कदम रखते हैं, यही दिल्ली के, तब वो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था। और मुझे याद है उस टेस्ट मैच में मैं टेस्ट मैच कवर नहीं कर रहा था, या शायद जहां तक याद है टेस्ट मैच के बीच में एक इवेंट था, और उस इवेंट के लिए मैं दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर था। और वहां पर पता चला कि उन्होंने अपने पहले ही मैच में जो शानदार परफॉर्मेंस की थी, जिस तरह से पहले ही मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। पहली पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ वो मैच था, भारत ने 5 विकेट से जीता था। पहली पारी में उन्होंने 3 विकेट लिए थे, दूसरी पारी में उन्होंने 47 रन देकर 6 विकेट लिए थे। तो ये परफॉर्मेंस थी उनके पहले मैच में। और उसके बाद जिस तरह से उनका करियर चला, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर उनके आंकड़े। 106 टेस्ट मैच उन्होंने खेले भारत के लिए, जिसमें 537 विकेट उन्होंने लिए। और 537 विकेट लेने के अलावा वनडे क्रिकेट में 156 विकेट उनके खाते में आए। इसके अलावा T20 मैचेस में उन्होंने 72 विकेट लिए। यानी अगर इन सारे विकेटों को जोड़ दिया जाए तो 700 के आसपास जाकर अंतर्राष्ट्रीय विकेट, यानी एक कमाल का खिलाड़ी, एक कमाल का। और सबसे बड़ी बात दीपेश, अगर आप पूरे करियर में उठा के देखेंगे तो वो एक जो मार्केटिंग वाला जो एपिसोड हुआ था, अगर उस एपिसोड को आप हटा दें तो बड़ा क्लीन करियर भी रहा। मतलब कभी कुछ ऐसा नहीं रहा कि आप उन पर विवादों में रहे हो, या कोई ऐसी हरकत की हो, या मैदान में कोई ओवर एग्रेशन दिखाया है। पीरियड, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को इतना मेच्योर करते गए, इतना बड़ा नाम बनते गए कि फिर वो उस तरह के विवादों से बहुत दूर रहे। हाँ, वो एक विवाद जरूर रहा जिसका जिक्र मैंने किया जब वो मार्केटिंग वाला था, वरना कमाल का खिलाड़ी, कमाल का करियर, कमाल का टेम्परामेंट। और
मैं तो कहूंगा कि संन्यास की टाइमिंग भी कमाल की है। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग, मतलब संन्यास तो हमारे जितने भी भारतीय खिलाड़ी लेजेंड्स हैं वो इतनी परफेक्ट टाइमिंग के साथ ले रहे हैं। दो ने लिया जब टी20 या टी20 वर्ल्ड कप जीत गई तो उसी रात हम इतना काम विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हमारा बढ़वा दिया एकदम से संन्यास लेकर। लेकिन सर ने जो टाइमिंग की बात की, और एक और शब्द जो सर ने इसमें यूज किया अपनी चर्चा में कि मैच्योर खिलाड़ी, मतलब इतना सेंसिबल और इतना मैच्योर्ड क्रिकेटिंग ब्रेन दुनिया में शायद ही किसी खिलाड़ी का होगा जितना रविचंद्रन अश्विन का। उनकी गेम रीडिंग सेंस, खुद तो खेलना, इसके अलावा दोबारा दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको खिलाना। और मैं इतना बड़ा करियर है, ये देखिए मेरे सामने भी आंकड़े खुले हुए हैं, 537 उनकी टेस्ट विकेट हैं, 37 5 विकेट्स हॉल हैं, 3500 प्लस रन हैं, 6 टेस्ट सेंचुरियां हैं। बड़े बड़े बल्लेबाजों के 6 टेस्ट में शतक नहीं आते। सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने का इनके नाम रिकॉर्ड है टेस्ट में। इतना कुछ है, लेकिन एक स्टैंड आउट मोमेंट मेरे लिए वही है जो सिडनी के मैदान पे इन्होंने हनुमा विहारी के साथ शरीर पे गेंद खा खा के जो टेस्ट मैच बचाया था हमारे लिए। और चूंकि बॉर्डर गावस्कर सीरीज चल भी रही है तो उस चीज का जिक्र बिल्कुल होगा। बहुत से ऐसे करियर मोमेंट हैं, जब अभी हाल ही में जो सीरीज गई थी हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें हमारी टीम बड़ा स्ट्रगल कर रही थी, 166 रन पे 5-6 विकेट गवाकर वहां आके 100 प्लस रन कर दिए रविचंद्रन अश्विन ने। तो पीक पे रिटायर होना ना अपने आप में एक मजे की बात होती है, ताकि लोग पीछे से ये कहें कि अभी तो अश्विन बहुत खेल सकते थे लेकिन उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। टाइमिंग एकदम परफेक्ट। एक खिलाड़ी ग्रूम हो चुका है उनकी जगह लेने के लिए, बड़ा शानदार खिलाड़ी है, उन्हीं से सीख के तमिलनाडु का ही खिलाड़ी है, जो भी कुछ सीखा है शन्ना से सीखा है। तो एक परफेक्ट टाइमिंग, एक परफेक्ट रिटायरमेंट, एक परफेक्ट खिलाड़ी। और मैंने फिर वही बात, मैं दोबारा उसी चीज पे आऊंगा कि मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल है, क्योंकि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जो अभी सर ने तारीख बताई उससे लेकर और आज लास्ट डे तक मैंने उनका पूरा करियर अपनी आंखों के सामने देखा है, किस तरीके से 12 साल इंडिया ने डोमिनेट किया अपने घर में, एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी। अगर उसके सबसे बड़े कोई हीरो थे, सबसे एक ऐसा प्लेयर जो हमेशा से उस टीम का हिस्सा रहा, जो कभी घर में टेस्ट सीरीज होती थी या टेस्ट मैचेस होते थे तो बाहर नहीं होते थे, वो रविचंद्रन अश्विन है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे युग में जहां बल्लेबाजी बहुत आसान हो गई है, बल्ले बड़े अच्छे आने लग गए हैं और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो स्कोर है वो बहुत बड़े बड़े अब लगते हैं, उस युग में रविचंद्रन अश्विन 537 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लेने में कामयाब रहे। तो एक बड़ा मोमेंट सर भारतीय क्रिकेट के लिए भी। और ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी जगह बहुत मिस करेंगे टीम में, या फिर ऐसा कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है जो उनकी जगह नहीं ले सकता। परफेक्ट टाइमिंग इसी को कहते हैं कि एक खिलाड़ी को साइड बाय साइड 10-12 टेस्ट मैचेस खिलाकर ग्रूम कर दिया, उसको जिम्मेदारी बता दी कि किस तरीके से आपको खेलना है, और एक स्मूथ ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं वो रविचंद्रन अश्विन ने किया है। बिल्कुल, और इसके लिए क्रेडिट जाना चाहिए टीम मैनेजमेंट को भी, जिस तरह से उस पूरी चीज को प्लान किया गया। और बड़ी अच्छी बात है ये, पिछले कुछ समय में देखा गया है, चाहे जो भी आप कह रहे थे कि वो काम जरूर बढ़ गया, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह से रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने उस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया था, वरना भारतीय टीम के बारे में बड़ी अच्छी यादें थी नहीं रिटायरमेंट को लेकर। बड़े मजाक बनते थे कि यहाँ तो खिलाड़ी रिक्शे पर बैठकर मैदान में आते हैं खेलने के लिए, उनकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो छोड़ना नहीं चाहते क्रिकेट। सही समय पर क्रिकेट छोड़ देना, मतलब वो जो एक कहावत भी है कि संन्यास तब लीजिए जब आपसे कोई पूछे कि अभी क्यों ले रहे हैं, संन्यास तब मत लीजिए जब लोग आपसे ये पूछे कि अभी तक क्यों नहीं लिया था। तो ये जो बड़ी रिमार्केबल या बड़ी पते की बात कही गई है ना, उसका आजकल पालन करते हुए दिख रहे हैं भारतीय खिलाड़ी, जिस तरह से इस फैसले पर जा रहे हैं। मुश्किल फैसला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से पूरा का पूरा आपने उनकी तारीफों में बात कही, आपको, हमको और भारतीय क्रिकेट फैंस को, बल्कि विश्व क्रिकेट के जो लोग फॉलो करते हैं उनको देखना चाहिए कि किस तरह से आर अश्विन ने अगर एक टेस्ट मैच में खड़े होकर भारतीय टीम को बचाने के लिए चोट खाते रहे लेकिन उफ नहीं की, और अपने नतीजे में सफल रहे, अपने मकसद को उन्होंने हासिल किया। वही भारतीय टीम जब आर अश्विन की मदर की तबीयत खराब हुई तो साथ में खड़ी हुई, उसने कहा नहीं आप मैच छोड़ दीजिए, जाइए, आपकी जरूरत इस वक्त आपके परिवार को है। यही शायद एक गिव एंड टेक जो हम कहते हैं, यही शायद एक टीम, जब हम 4 लेटर्स का एक शब्द लिखते हैं ना, TEAM, ये सिर्फ TEAM नहीं होता, ये टीम तब बनती है जब वाकई में आप एक दूसरे को टीम मेंबर माने और हमेशा उसके सुख में दुख में खड़े हो। तो अगर आर अश्विन ने भारतीय टीम, मुझे याद है जयसूर्या ने श्रीलंका के लिए तमाम ऐसे मैच जिताए कहना चाहिए जहां श्रीलंका की टीम बहुत मुश्किल में थी। एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो रिटायर्ड हर्ड हो गए थे, इंडिया के खिलाफ वो मैच था और विकेटें गिर गईं, फिर वो वापस लौट के आए और वो मैच उन्होंने जिता दिया। इसका रिजल्ट आपको पता है क्या हुआ? जब सुनामी आया तो जयसूर्या की मदर बाजार में गई थी कुछ सामान खरीदने, और जब लहरें आई और लोग भागे, बुजुर्ग महिला बेचारी क्या करें, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं जयसूर्या की मां हूं। और वहां लोगों ने जैसे ही सुना कि कोई नहीं उनको पहचानता था, क्योंकि मतलब श्रीलंका में ऐसे किसी क्रिकेटर की मां को कोई क्या ही कोई पहचानेगा, उन्होंने कहा
कि मैं जयसूर्या की मां हूं और वहां आसपास जो लोग थे उन्होंने अपनी जान को बाद में बचाकर पहले उनको ले जाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तो ये होता है, आप जब देश के लिए करते हैं, आप जब टीम के लिए करते हैं, जब आप बाकी खिलाड़ियों के लिए करते हैं, तो वो भी उन आपके लिए उसी तरह से खड़े होते हैं। तो भारतीय टीम जिस तरह से खड़ी हुई आर अश्विन के लिए, वैसे ही आर अश्विन भी हमेशा भारतीय टीम के लिए खड़े होते दिखाई दिए। तो हम सबकी तरफ से, स्पोर्ट्स 9 की हमारी पूरी टीम की तरफ से आर अश्विन को ढेर सारी बधाई। इतना शानदार करियर रहा, हम सब बड़ा गर्व करते हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू। अब जो एक बड़ी खबर और हमारे पास है, जो आई है, एक और ब्रेकिंग न्यूज ब्रिस्बेन टेस्ट है, वो भी आपको बता देते हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये खबर देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गई कि बड़ा झटका क्या है साहब। बड़ा झटका ये है कि ट्रेविस हेड का अब अगले टेस्ट मैच में खेलना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि ब्रिस्बेन टेस्ट में उनको ग्रोइन इंजरी हुई है, इसकी खबर आई है। और अब अगर 26 तारीख तक, यानी अगले लगभग एक हफ्ते का जो समय है, उसमें अगर वो रिकवर हो जाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से। लेकिन अगर वो रिकवर नहीं होते हैं तो बहुत अच्छी बात है भारतीय टीम के लिहाज से और मोहम्मद सिराज के लिहाज से। मोहम्मद सिराज क्या सर, 150 मिलियन जिनकी बात करते हैं, 150 करोड़ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर ट्रेविस हेड नहीं खेलने आते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा सेल्फिश होकर यहाँ बात करूंगा। भैया, इन्होंने अकेले अब तक हमसे जो टेस्ट मैचेस छीने हैं ना, उन्हें देख के बहुत बुरा लगता है। और पिछले कुछ समय में तो इतने खराब मोमेंट्स इन्होंने दिए हैं कि सोचने में कहीं ना कहीं हम भी मजबूर हो जाते हैं कि इनका तोड़ क्या है, ऐसा क्या किया जाए कि भारत के अगेंस्ट ये बल्लेबाज ना चले। आज भी जब खेल रहे थे 5वें दिन, जब 3-4 बाउंड्री लगाई, 2 स्पेशली जो जसप्रीत बुमराह को लगाई, ऐसे लगा कि यार ये तो फिर वैसे ही खेलेगा, चाहे दूसरी विकेट कैसे भी गिरती रहे। तो ट्रेविस हेड कह सकते हैं कि इस वक्त इज फॉर्म इन ऑफ हिज लाइफ। तो मतलब एक पर्पल पैच जो उनका चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और इंडिया के अगेंस्ट तो बड़ा अच्छा चल रहा है। तो अगर इंजर्ड हैं, इंजरी को लेकर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, होप यही करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात ना हो। लेकिन ना खेलें तो बेटर है, ठीक भी हो जाए तो मैच ना खेलें, ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत बेटर है, क्योंकि हमें यहां से जीत की बहुत जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया शायद श्रीलंका को हराकर दोबारा से WTC के फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इंडिया के लिए यही 2 टेस्ट मैचेस अब बचे हुए हैं कि हम किसी तरीके से WTC का फाइनल खेल लें और ऑस्ट्रेलिया में एक और सीरीज जीतने में कामयाब रहें। तो मेलबर्न ही क्यों सर, अगर सिडनी में भी नहीं खेलते हैं तो क्या दिक्कत है? हाँ, मतलब दिक्कत तो कोई नहीं है, इससे अच्छा क्या है। और अभी तो मैं बार बार ये कह रहा हूं, देखिए सीरीज के शुरू होने से पहले आप याद कीजिए, जो इक्वेशन थी वो ये थी कि भारत को 4 टेस्ट मैच जीतने हैं। मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि ऐसा इक्वेशन नहीं होगा जब सीरीज और आगे हो जाएंगी। जिस तरह से दुनिया की बाकी टीमें, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंग्लैंड, सबके सब टेस्ट क्रिकेट खेल रही हैं, अपसेट्स कहीं ना कहीं जरूर होंगे। ब्रिस्बेन टेस्ट में ही क्या ऑस्ट्रेलिया ने सोचा था कि ड्रॉ होगा? जिस तरह से पहले 3 दिन थे, वो तो ये मान के बैठे रहे होंगे ना कि हम पॉइंट टेबल में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में इससे पूरे नंबर हासिल करने वाले हैं, लेकिन पूरे नंबर नहीं मिले। तो अभी बारिश सिर्फ ब्रिस्बेन में नहीं होगी, बारिश कहीं और भी तो होगी, दुनिया के किसी और देश में भी तो होगी जहां टेस्ट क्रिकेट चल रहा होगा। तो इसलिए अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए साउथ अफ्रीका भले ही एक श्योर शॉट दिख रही है, पहले पायदान पर पहुंच के बैठी हुई है, लेकिन उसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया में लगातार टक्कर होती रहेगी। और अभी आपने जो कहा ना कि फिर मेलबर्न में ही क्यों, सिडनी में भी क्यों नहीं, तो सिडनी में अगर मेलबर्न और सिडनी अगर ट्रेविस हेड नहीं खेल पाते हैं तो ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि अब भारतीय टीम के पास जो मोमेंटम है, जिसकी बात हम इस शो की शुरुआत से कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के पक्ष में ज्यादा है। आप इसको ऐसे समझिए कि आप एक जीती हुई बाजी ना जीत पाए तो वो बड़ा झटका है आपके लिए, या आप एक हारी हुई बाजी में बच जाएं। यहां भारतीय टीम एक मैच जो उसके हाथ से निकल गया था ऑलमोस्ट, और अब तो ऐसा लग रहा है कि वो जो सेलिब्रेशन था ना, वो सेलिब्रेशन फॉलो ऑन का नहीं था, वो फॉलो ऑन के बचने का नहीं था, वो सेलिब्रेशन इसी बात का था कि ये मैच हमने ऑस्ट्रेलिया को मनोवैज्ञानिक तरीके से हरा ही दिया है। और उसके बाद अब भी मैं फिर अपनी बात पर कायम हूं कि मैच 5वें दिन जिस जगह पर था, वहां पर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं 50% से ज्यादा पक्ष में हूं भारत के, क्योंकि 275 रन अगर भारतीय टीम को 50 से 60 ओवर में मिल जाते, भारतीय टीम उसको हासिल करने के लिए ही जाती। और जो आपने बीच में कहा था उसको जरा एलिबरेट कर दीजिए कि आखिर आपको क्यों ऐसा लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल का इंटेंट जो है वो बहुत शानदार है, जबकि पारी बहुत छोटी थी। नहीं सर, बिल्कुल 2 ड्राइव लगाई, इतनी प्यारी प्यारी जो ड्राइव लगाई, सबसे पहले एक स्ट्रेट बैट से खेला। और हाँ, एक चीज, मिचेल स्टार्क ने 2 बार पैड्स पे फंसाया है, आज वो ऐसा नजर नहीं आया, बैट एकदम सीधा करके खेल रहे थे यशस्वी जायसवाल, तो इंटेंट तो था। केएल राहुल ने भी 2 ड्राइव लगाई, अगर इंटेंट नहीं होता ना सर, मैं मानता हूं डिफेंड करने के लिए जाते हर एक गेंद को, लेकिन बल्ला चला रहे थे, अच्छी बात ये थी। और सबसे अच्छी बात, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करना चाहूंगा कि यही यशस्वी जायसवाल ना IPL में सबसे फास्ट 50 का रिकॉर्ड रखते हैं, 13 गेंदों में 50 रन। होने को कुछ भी हो सकता था, हम वही लोग हैं जिन्होंने अपने आंखों के सामने टेस्ट क्रिकेट की सबसे तेज 100 एज अ टीम बनते हुए देखी, जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने बांग्लादेश के खिलाफ वो 100 रन बड़ी जल्दी जल्दी स्कोर किए थे, 6 ओवर में समथिंग स्कोर कर दिए थे, 3 ओवर में 50 स्कोर कर दिए थे। तो
उम्मीद जब जताई जा रही है तो उम्मीद हम तो भाई पूरे कहते हैं ना एकदम भरे पेट से जताते हैं कि हाँ जीत सकती थी टीम इंडिया। हमारे पास यशस्वी जायसवाल थे, नीचे ऋषभ पंत थे, शुभमन गिल थे, इतना बल्लेबाज थे और इंटेंट दिखा रही थी। क्योंकि बात यही है ना कि ऑस्ट्रेलिया को ये लग रहा था कि नहीं हमारे पास अगर 50 ओवर हैं तो हम आउट कर लेंगे, इंडिया को ये लग रहा था कि भाई हम तो इसे 50-50 बना खेलेंगे तो हम भी जीत सकते हैं। इसी चीज का मजा है टेस्ट क्रिकेट, इसी को टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है कि लोग एक सबसे लंबे फॉर्मेट में, जिसको मतलब जो यंग जनरेशन है या फिर जो बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट फॉलो नहीं करते, वो बोरिंग मानते हैं कि बड़ा डिफेंड होता है, ये होता है, वो होता है। आज अगर कोई देखने बैठता तो उनको एकदम कहते हैं ना प्रॉपर वनडे और टी20 क्रिकेट देखने को मिलता है यशस्वी जायसवाल की ओर से। भले ही टेस्ट मैच नहीं जीते, कोई रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया, लेकिन यशस्वी जायसवाल अब इस पारी से, सर भले ही छोटी सी पारी थी, 4 रन की मात्र, बहुत सा कॉन्फिडेंस अपने साथ लेके जा रहे हैं। और स्पेशली जिस गेंद की मैंने अभी बात करी, जिस गेंद पे 2-3 बार से फंस रहे थे, वो पैड के पास उनकी जो लाइन आती थी मिचेल स्टार्क की, उसे फ्लिक करने जाते थे, एक बार एलबीडब्ल्यू हुए और दूसरी बार पकड़े गए थे स्क्वायर लेग पे, वो चीज देखने को नहीं मिली। सीधे बैट से उस गेंद को खेलने की कोशिश की, बहुत कुछ सीख लिया 3 टेस्ट मैचों में और 6 पारियों में यशस्वी जायसवाल ने। और शायद वही यशस्वी जायसवाल आपको मेलबर्न में देखने को मिले जो पर्थ में एक बार देखने को मिले थे। और इसके बाद उससे पहले जितने भी पूरे साल में जो उन्होंने रन्स किए हैं, सबसे ज्यादा रन्स करने के मामले में जो रूट से थोड़ा बहुत ही पीछे हैं बस इस साल, वो यशस्वी जायसवाल शायद आपको मेलबर्न और सिडनी में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ इस शो को खत्म कर रहे हैं और साथ ही आपसे गुजारिश यही करेंगे कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का बुलेटिन था बड़ा दिलचस्प। शुरू किया था ये सोचकर कि मैच रोमांचक स्थिति में जा रहा है, उसके बाद ड्रॉ की खबर आई, फिर आर अश्विन के संन्यास की खबर आई और फिर ट्रेविस हेड की चोट की खबर आई, और सारी खबरें हमने आपको लाइव शो में लगातार हम आपको बताते रहे। इसीलिए हम कहते हैं हम आपको खेल की हर खबर से लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे और दीपेश को इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।